हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने एसी थ्योरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं और फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिरोध के बारे में, इंडक्टर के बारे में और कैपेसिटर के बारे में। तो दोस्तों, आज हम प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर वो एसी पर किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा प्रतिरोध के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम शुद्ध प्रतिरोध परिपथ की बात करेंगे। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का मतलब होता है ऐसा परिपथ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, प्रतिरोध हो, वो परिपथ कहलाता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। जिसके अंदर सिर्फ प्रतिरोध हो, प्रतिरोध के अलावा कुछ भी ना हो, वो परिपथ कहलाएगा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। जैसे डायग्राम के अंदर यदि हम देखें, ये माना एक आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है जिसके अंदर क्या है, केवल प्रतिरोध है। प्रतिरोध को हम लिखेंगे किससे, आर से। जब इस प्रतिरोध की सिरों पर हम क्या करते हैं, वी वोल्टेज की सप्लाई आरोपित करते हैं। इस प्रतिरोध की सिरों पर क्या करेंगे, जब हम V वोल्टेज की सप्लाई आरोपित करेंगे तो इस प्रतिरोध के अंदर कुछ न कुछ क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। और जब इस प्रतिरोध के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो इस प्रतिरोध के सिरों पर क्या पैदा होगा, विभवांतर पैदा होगा। और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा उसको हम लिखेंगे किससे, VR से। किससे लिखेंगे, VR से। तो ये जो डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। इस प्रतिरोध की सिरों पे हमने V वोल्टेज का विभवांतर लगाया जिससे इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हुई, I धारा प्रवाहित थी। और जब इस प्रतिरोध के अंदर I धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर एक विभवांतर पैदा होता है, उसको हम लिखते हैं VR से। तो हम देखते हैं कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर इस वोल्टेज और धाराएं, इसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर वोल्टेज और जो धारा होती है, इसके जो बीच में जो कोण होता है, इनके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, आपका 0 डिग्री होता है। थीटा बराबर कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर वोल्टेज और धारा के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। और जब दो राशियों के बीच में कोण का मान 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री होता है, तो वो दोनों राशियां बिल्कुल एक ही दिशा के अंदर होती है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर क्या होगा, जिधर वोल्टेज होगा उसी दिशा के अंदर क्या होगी, आपकी धारा होगी। ये दो चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है कि जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होता है, उस शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर वोल्टेज और धारा, इसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। दूसरा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर वोल्टेज और जो धारा होते हैं वो बिल्कुल एक रेखा के अंदर होते हैं। जिधर वोल्टेज होगा उधर ही क्या होगी, इसके अंदर धारा होगी। ये दोनों चीजें आपको इसके अंदर क्या करना है, याद करना है। मैं इसको नोट करवा देता हूं आपको। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा व वोल्टेज के बीच कोण का मान 0 डिग्री होता है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरा याद रखना है, इस परिपथ में, यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात कर रहे हैं, इस परिपथ में धारा व वोल्टेज एक ही दिशा में होता है। धारा व वोल्टेज समान दिशा में होते हैं, समान दिशा में होते हैं। कौन से परिपथ की बात की है हमने,
शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात की है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर वोल्टेज और धारा के बीच कोण का मान कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। जिधर वोल्टेज होगा जिधर क्या होगा आपका वोल्टेज होगा, उसी दिशा के अंदर क्या होगी? इसके अंदर धारा होगी। जिधर वोल्टेज होगा उसी दिशा में क्या होगी? धारा। कौन से सर्किट की बात कर रहा हूं मैं? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की। ये चीज क्लियर। अब दूसरा जो परिपथ होता है वो आता है आपका शुद्ध इंडक्टिव परिपथ या शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ। प्रतिरोध के हम बाद में बात करेंगे किसके बारे में? इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर हिंदी में बोलेंगे इसको क्या? प्रेरक। इंडक्टर या फिर प्रेरक। सबसे पहले हम समझते हैं इंडक्टर होता क्या चीज है। तो किसी भी ऐसी परिपथ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है, वही क्या कहलाता है? इंडक्टर। यानी कि इंडक्टर क्या करता है? किसी भी एसी सर्किट के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, अब जब धारा एसी की हमने क्या प्रॉपर्टी होती है? एसी का मान और दिशा समय के साथ क्या होता है? चेंज होता है। तो ये इंडक्टर क्या करता है? जो विद्युत धारा के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का क्या करता है? विरोध। तो इंडक्टर या इंडक्टेंस किसे कहेंगे? तो किसी भी परिपथ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है, वही क्या कहलाता है? आपका इंडक्टर कहलाता है। इंडक्टर को हम कौन से अक्षर से लिखते हैं? एल से। तो देखिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। किसी एसी परिपथ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है, वो क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाता है। इंडक्टर या फिर प्रेरक कहलाता है। इंडक्टर की परिभाषा समझ में आई। कोई भी एसी सर्किट है उसका वह गुण जो उसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उस प्रवाहित होने वाली धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है, वही क्या कहलाता है? आपका इंडक्टर। दूसरी बात आपको याद रखना है, इंडक्टर को एल से प्रदर्शित करते हैं। कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं इंडक्टर को? तो इंडक्टर को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी बात आपको याद रखनी है, इंडक्टर का मात्रक। क्या? इंडक्टर का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। और हेनरी को अपन किससे लिखते हैं? एच से। तो इंडक्टर का मात्रक क्या होता है? आपका हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। ये चीज समझ में आ गई। तो तीन चीजें आपको ये याद रखनी है। सबसे पहली बात, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करता है, इंडक्टर का मात्रक क्या होता है। तो इंडक्टर बोलेंगे एसी परिपथ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है। क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाता है। इंडक्टर को हम प्रदर्शित करेंगे कौन से अक्षर से? एल वाले अक्षर से। इंडक्टर का मात्रक क्या होता है? आपका हेनरी होता है। अब देखिए जो इंडक्टेंस होता है ना, इंडक्टेंस, उस इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इंडक्टेंस को लिखते हैं अपन एल से। तो एल समानुपाती बराबर होता है एन इंटू 5 बटे होता है क्या? आई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपकी एग्जाम्स के अंदर इस फॉर्मूले से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा।
इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है एन इंटू 5 बटे क्या होता है, आई होता है। यहाँ पर एन बराबर क्या है, यहाँ पर एन बराबर है कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या को हम किससे लिखेंगे, एन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एन से। फाई बराबर क्या है, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स है। फाई बराबर क्या है, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को अपन किससे लिखेंगे, फाई से। आई बराबर क्या है, यहाँ पर कुंडली में प्रवाहित धारा। आई बराबर क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा। कुंडली में प्रवाहित धारा को अपन किससे लिखेंगे, आई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, आई से। तो किसी भी कुंडली के अंदर जो इंडक्टेंस पैदा होता है उस इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है एन इंटू 5 बटे क्या होता है, आई होता है। यहाँ पर एन बराबर क्या है, कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। 5 बराबर क्या है, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स। आई बराबर क्या है, कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। तो ये तो हो गया आपका इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है और इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। इतनी चीज क्लियर होगी आपकी। अब बात करते हैं कि जो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ होता है उसके अंदर जो धारा और जो वोल्टेज होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो जिसे आप ये डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो, ये एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडक्टर है, इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस के अलावा ना तो इसके अंदर रेसिस्टेंस है और ना ही इसके अंदर कैपेसिटेंस है। जब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस है तो इस सर्किट को हम बोलेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर के सिरों पर जब हम क्या करेंगे, वी वोल्टेज की सप्लाई आरोपित करेंगे। क्या, इस इंडक्टर के सिरों पर जब मैं वी वोल्टेज की सप्लाई आरोपित करता हूं तो इस इंडक्टर के अंदर प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसका मान कितना है, आई है। क्या है, आई। अब ये जो इंडक्टर है इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा और जो इंडक्टर का प्रतिरोध होता है उसको अपन किससे लिखते हैं, एक्सएल से। किससे लिखते हैं, एक्सएल से। अभी थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा कि एक्सएल क्या चीज है। ऐसे जैसे इंडक्टर के अंदर जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके सिरों पर कुछ वोल्टेज डिफरेंस पैदा होगा, कुछ विभवांतर पैदा होगा। उस विभवांतर को हमने लिखा किससे, VL से लिखा। किससे लिखा, VL से। देखिए इंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये जो वोल्टेज और जो धारा है इसके बीच में जो कोण का मान है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध के अंदर क्या होता है, वोल्टेज और जो धारा होती है उसके बीच में जो कोण होता है उसका मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। प्रतिरोध के अंदर तो वोल्टेज और धारा के बीच कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। लेकिन इंडक्टर के अंदर वोल्टेज और जो धारा है, इस वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोण है उसका मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो पहला चीज तो आपको इसी के याद रखना है कि इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर में वोल्टेज व धारा, वोल्टेज व धारा के बीच कोण का मान, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इंडक्टर के अंदर वोल्टेज और धारा के बीच कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा बात क्या होता है, इंडक्टर के अंदर जब धारा और वोल्टेज के बीच में कोण का मान 90 डिग्री आता है तो फिर बात ये आ जाता है कि इसके अंदर से वोल्टेज आगे रहेगा या फिर धारा आगे रहेगी। इनमें से दोनों में से कौन सी राशि तो लीडिंग करेगी, कौन सी राशि क्या होगी, लैगिंग होगी। तो इंडक्टर के अंदर क्या होती है, जो धारा होती है, इंडक्टर के अंदर क्या होता है, विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है, आपकी पीछे रहती है। क्या रहती है, वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है, पीछे। तो इसको भी याद रखना है आपको। इंडक्टर में विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी को अपन क्या बोलेंगे, लैगिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लैगिंग होती है। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है।
तो दोनों चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा कि जो इंडक्टर होता है उस इंडक्टर के अंदर धारा और वोल्टेज है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब जहां पर भी आपको इंडक्टर दिखाई देगा उस इंडक्टर के अंदर धारा और वोल्टेज इन दोनों के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरा, इंडक्टर के अंदर जो विद्युत धारा होती है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, पक्षगामी होती है। जैसे अगर डायग्राम से दिखाना चाहूं तो अगर ये आपका क्या है, वोल्टेज है, इधर मैंने क्या ले लिया, वोल्टेज। अब देखिए धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है, पक्षगामी है। पक्षगामी मतलब लैगिंग है। और मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर समझाया था कि जब कोई राशि लैगिंग वाली राशि बनाते हैं तो लैगिंग वाली राशि को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। कौन सी दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में। तो देखिए ये वोल्टेज है, अब इसमें धारा को मेरे को लैग करवाना है तो कौन सी दिशा में घूमूंगा मैं, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा के मतलब किस दिशा में घूमूंगा, नीचे की तरफ। और कितना घूमना है मेरे को, 90 डिग्री घूमना है। तो करंट कहाँ आ जाएगी आपकी, यहां पर आ जाएगी। तो वोल्टेज और करंट है, इसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। तो देखिए यहां पर विद्युत धारा इस वोल्टेज से 90 डिग्री क्या हो गई आपकी, पीछे रह गई। तो जो इंडक्टर होता है उस इंडक्टर के अंदर इस धारा और इस वोल्टेज, जो भी सप्लाई वोल्टेज है और जो भी प्रवाहित धारा है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। दूसरा, वोल्टेज और धारा में से कौन आगे रहता है, कौन पीछे रहता है, तो धारा तो पीछे रहती है, वोल्टेज क्या रहता है, आगे रहता है। तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के अंदर जो विद्युत धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है, आपकी पीछे रहती है। क्या रहती है, पीछे। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 3 चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है उसका जो प्रतिरोध होता है, जैसे अपन ने देखा था किसी भी चालक पदार्थ का वैगुण जो उसमें प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है, वो तो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ऐसे कैसे क्या होता है, ये जो इंडक्टर है वो इंडक्टर भी क्या करता है, इसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर के अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। अब ये इंडक्टर क्या करेगा, इस विद्युत धारा, इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका क्या करेगा, विरोध। तो जब कोई इंडक्टर उसमें प्रवाहित धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है, विरोध करता है, वो तो कहलाता है इंडक्टेंस। लेकिन जब इंडक्टर उसमें प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे कोई भी चालक पदार्थ, मैं बात कर रहा हूं चालक पदार्थ की, अगर कोई चालक पदार्थ उसमें से प्रवाहित धारा के मान में या उसमें प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है, कोई चालक पदार्थ उसमें प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है, तो वो तो कहलाता है प्रतिरोध। क्या कहलाता है, प्रतिरोध। लेकिन अगर चालक पदार्थ की जगह क्या आ गया, इंडक्टर, यदि इंडक्टर क्या करता है, उसमें प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध, कोई भी इंडक्टर उसमें प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे उसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, किसी भी इंडक्टर के द्वारा जो भी ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है उसका जो विरोध करता है वो विरोधी क्या कहलाता है, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। क्या, किसी इंडक्टर द्वारा एसी धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को अपन किससे लिखते हैं, एक्सेल से। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है यदि कोई इंडक्टर एसी धारा प्रवाह में जो अवरोध डालेगा, एसी धारा को बहने से जो रोकेगा, वो अवरोधी क्या कहलाता है, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। तो किसी इंडक्टर के द्वारा एसी धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस से कहलाता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को अपन किससे लिखते हैं, एक्सएल से। और फॉर्मूला होता है इसका एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ इंटू क्या होता है, आपका एल होता है। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये है किसी भी इंडक्टर का प्रतिरोध का फॉर्मूला। कोई भी इंडक्टर
विद्युत धारा प्रवाह में जो अवरोध डालता है उसका फॉर्मूला है एक्सएल बराबर क्या होता है 2 पाई एफ इंटू क्या होता है एल होता है। इसी को हम लिख सकते हैं क्या एक्स एल बराबर लिख सकते हैं इसको ओमेगा एल। क्या लिख सकते हैं ओमेगा एल। यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है। कोणीय आवर्ती के अंदर बताया था मैंने ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। तो इस 2 पाई एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा। तो एक्सएल बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा ओमेगा एल भी बन जाएगा। दोनों ही फॉर्मूले से ही दोनों ही आपको याद रखना है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस समझ में आ गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है किसी भी इंडक्टर के द्वारा एसी धारा प्रवाह में जो अवरोध डाला जाता है वो अवरोधी क्या कहलाता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को अपन किससे लिखते हैं एक्सएल से। फॉर्मूला क्या होता है एक्सएल बराबर क्या होता है 2 पाई एफ एल होता है और एक्सएल बराबर क्या होता है आपका ओमेगा एल होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है आपका 2 पाई एफ होता है। ये चीज समझ में आ गई। अब जो इंडक्टर होता है बात आती है कि जो इंडक्टर है वो डीसी के लिए किस प्रकार काम करता है। तो जो आपका इंडक्टर होता है वो डीसी के लिए क्या करता है आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। शॉर्ट सर्किट मतलब डीसी के लिए क्या करेगा आपका जीरो प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। कैसे प्रतिरोध प्रस्तुत करेगा जीरो। देखो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। डीसी की हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी डीसी के अंदर एफ बराबर कितना होता है आपका 0 होता है। डीसी की आवृत्ति कितनी होती है 0 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है 0 हर्ट्ज। जब इस फॉर्मूले के अंदर आप रखेंगे देखिए एक्स एल बराबर क्या होता है 2 पाई एफ इंटू क्या एल है। अब डीसी के लिए इस एफ का मान कितना डिग्री होगा कितना होगा 0 होगा और जब 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 होता है। तो डीसी के लिए एक्सएल का मान कितना हो गया 0 और एक्सएल क्या चीज है आपका प्रतिरोध है। क्या है प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध है ये इंडक्टर का प्रतिरोध है। तो डीसी के लिए इंडक्टर के अंदर प्रतिरोध का मान कितना हो गया 0 डिग्री और जब प्रतिरोध का मान 0 डिग्री होगा तो वो सर्किट कौन सा सर्किट कहलाता है आपका शॉर्ट सर्किट कहलाता है। कौन सा सर्किट कहलाता है शॉर्ट सर्किट। तो जो इंडक्टर होता है वो डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है अर्थात डीसी के लिए 0 प्रतिरोध क्या करता है आपका प्रस्तुत करता है। ये चीज समझ में आ गई आपका। तो इसको भी नोट कर लेना। कभी कभी एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडक्टर है इंडक्टर डीसी सप्लाई के लिए डीसी सप्लाई के लिए लघु परिपथ यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे इसको शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। एक चीज और लिख लेना ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका मात्रक क्या होता है आपका ओम होता है। तो इसको लिख लेना इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक। देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या है एक तरह से प्रतिरोध है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक भी क्या होगा ओम और ओम को अपन किस प्रकार से लिखते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया आपके किसके बारे में इंडक्टर के बारे में। सबसे पहली परिभाषा आपको याद होनी चाहिए इंडक्टर की। तो किसी भी एसी परिपथ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है विरोध करता है वो क्या कहलाता है आपका इंडक्टर। इंडक्टर को हम किससे लिखते हैं एल से। इंडक्टर का मात्रक या इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है आपका हेनरी होता है। क्या होता है हेनरी। फिर इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल बराबर होता है एन इंटू 5 बटे क्या होता है आई होता है। एन बराबर क्या है कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। 5 बराबर क्या है कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। आई बराबर क्या है कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। ये चीज क्लियर। फिर बात आ जाता है कि जो इंडक्टिव सर्किट होता है उस इंडक्टिव सर्किट के अंदर सप्लाई वोल्टेज और जो धारा होती है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। फिर बात आ जाता है कि जो शुद्ध इंडक्टिव सर्किट होता है उसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है आपकी पीछे रहती है पश्चगामी होती है लैगिंग होती है। तो वोल्टेज से धारा 90 डिग्री क्या है पश्चगामी है। अब जो लैगिंग राशि बनाते हैं वो लैगिंग राशि बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है घड़ी की दिशा में क्या करना पड़ता है घूमना पड़ता है। अगर इस दिशा में मैंने वोल्टेज ले लिया तो लैगिंग राशि बनाने के लिए मेरे को कौन सी दिशा में घूमना पड़ेगा नीचे की तरफ
तरफ घूमना पड़ेगा। कितना घूमना पड़ेगा? 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, क्योंकि जो विद्युत धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है? आपकी पीछे रहती है। इतना क्लियर? फिर आता है ये जो इंडक्टर है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका क्या करता है? विरोध करता है। अब ये जो विरोध करने का जो गुण होता है वो गुण ये क्या कहलाता है? आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। तो इंडक्टर क्या कर रहा है? इस विद्युत धारा प्रवाह में क्या कर रहा है? अवरोध डाल रहा है, उसको हम क्या कहलाएंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को अपन किससे लिखते हैं? एक्सएल से। फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू क्या होता है? एल होता है। या एक्सएल बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एल लिख सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? आपका ओम होता है। फिर इंडक्टर वो डीसी सप्लाई के लिए किसकी तरह काम करता है? आपका शॉर्ट सर्किट की तरह। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक तो ये है कि इंडक्टर के अंदर सप्लाई वोल्टेज और धारा के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। दूसरा ये इंडक्टर के अंदर जो विद्युत धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है? पीछे। क्योंकि ये चीजें आपके आगे काम में आने वाली है। जब अपन सर्किट पढ़ेंगे ना, श्रेणी आरएल सर्किट देखेंगे, श्रेणी आरसी सर्किट देखेंगे, उसके अंदर ये चीजें काम में आने वाली। इसलिए इन चीजों के लिए मैं बार बार की मैं आपको प्रेशर डाल रहा हूँ, ये चीजें आपको याद रखने वाली है। ठीक है, एक ये याद रखना कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू क्या होता है? एल होता है। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एक्सएल बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको ओमेगा एल भी लिख सकते हैं। ओमेगा एल क्यों लिखा? क्योंकि हमने जब कोणीय आवर्ती पढ़ी थी तब हमने देखा था कि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। क्या होता है? 2 पाई एफ। फिर आपको याद रखना है इंडक्टर है वो डीसी सप्लाई के लिए किसकी तरह काम करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। किसकी तरह? शॉर्ट सर्किट। तो ये हो गया आपका इंडक्टर कंप्लीट। अब इसके बाद में आता है क्या? कैपेसिटर। देखिए, बात करते हैं किसके बारे में? संधारित्र के बारे में। संधारित्र, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं अपन क्या? कैपेसिटर। क्या लिखेंगे? कैपेसिटर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो संधारित्र होती है उस संधारित्र के अंदर जो कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटेंस क्या होती है? धारिता क्या होती है? तो किसी भी एसी परिपथ का वह गुण जो वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है, वही क्या कहलाता है? आपका कैपेसिटेंस कहलाता है। जिसे हमने देखा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है, वो तो क्या कहलाता है? इंडक्टेंस। अब यहाँ पर धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध नहीं कर रहा, ये किसके मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध कर रहा है? वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध। तो किसी एसी परिपथ का वह गुण जो वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करे? विरोध करे, वही क्या कहलाता है? आपका कैपेसिटेंस कहलाता है। और कैपेसिटेंस को हिंदी में बोलते हैं अपन धारिता। क्या बोलते हैं? धारिता। धारिता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से। धारिता का मात्रक क्या होगा? आपका फैराड होगा। तो धारिता किसे कहेंगे? जो वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करे? विरोध। वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करेगा, वो तो क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस। और धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करेगा, वो कहलाएगा इंडक्टेंस। समझ में आ गई दोनों चीजें? परिभाषा दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध कर रहा है तब तो कहलाएगा कैपेसिटेंस, और यदि धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध कर रहा है तो कहलाएगा इंडक्टेंस। तो देखिए परिभाषा क्या है? किसी एसी परिपथ का वह गुण जो वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है, वो क्या कहलाता है? आपका
कैपेसिटेंस या धारिता कहलाती है। ये चीज हो जाएगी। वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का जो विरोध कर रहा है वही कैपेसिटेंस या फिर क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। आगे लिखना है, धारिता को सी से किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे लिखना है धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड। धारिता का मात्रक क्या होता है आपका, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड। तो तीन चीजें क्लियर हो गई। एक तो धारिता किससे कहते हैं, धारिता को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और धारिता का मात्रक क्या होता है। अब समझते हैं कि धारिता के अंदर वोल्टेज और जो धारा होती है उसके बीच में क्या संबंध होता है। जिसे मान लो ये कोई कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट का मतलब जिसके अंदर केवल क्या है, आपका कैपेसिटर है। क्या है, कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर के सिरों पर जब हम क्या करते हैं, वी वोल्टेज की सप्लाई आरोपित करते हैं। इस कैपेसिटर के सिरों पर क्या किया हमने, वी वोल्टेज की सप्लाई को क्या किया, आरोपित। तो जैसे ही वी वोल्टेज की सप्लाई आरोपित करेंगे तो इस कैपेसिटर के अंदर क्या प्रवाहित होगी, कुछ धारा प्रवाहित होगी। और जैसे ही इस कैपेसिटर के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो इस कैपेसिटर के सिरों पर क्या होगा, एक वोल्टेज या विभवांतर पैदा होगा। अब जो विभवांतर पैदा होगा, कैपेसिटर के सिरों पर क्या पैदा हो गया, विभवांतर। अब देखिए, ये जो शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होता है, इस शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट के अंदर ये जो सप्लाई वोल्टेज और ये प्रवाहित होने वाली जो धारा है, इन दोनों के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। पहली चीज क्लियर। कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और जो धारा होती है इसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। दूसरा, कैपेसिटर के अंदर क्या होती है, ये जो विद्युत धारा है इस वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, अग्रगामी होती है, आगे चलती है। कैपेसिटर के अंदर धारा आगे होती है, वोल्टेज कहाँ रहता है आपका, पीछे रहता है। तो दोनों चीजें नोट करेंगे हम। पहली बात तो क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर में सप्लाई वोल्टेज व प्रवाहित धारा, सप्लाई वोल्टेज व प्रवाहित धारा के बीच कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। सप्लाई वोल्टेज व धारा के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा, इसी के अंदर क्या याद रखना है, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर में विद्युत धारा, कैपेसिटर के अंदर विद्युत धारा आई सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। क्या, कैपेसिटर के अंदर जो विद्युत धारा होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहेगी, आगे रहेगी। आगे को हम क्या बोलेंगे, आगे रहेगी, या फिर इसको बोल सकते हैं अग्रगामी। क्या होगी, अग्रगामी। अग्रगामी को इंग्लिश में लिखेंगे अपन क्या, लीडिंग। क्या होता है, लीडिंग होती है। तो विद्युत धारा आगे रहती है, वोल्टेज क्या रहता है, पीछे। अगर मैं वोल्टेज को यहां पे बनाऊं V, तो बताइए विद्युत धारा वोल्टेज से आगे है, तो लीडिंग राशि बनाने के लिए हम कैसे घूमते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। लास्ट के वीडियो में मैंने बताया था, जब हमको लीडिंग राशि बनाती है, अग्रगामी राशि बनानी है, तो उसके लिए हम कौन सी दिशा में घूमेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अब जो हम घूमेंगे वो कौन सी दिशा में घूमेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। और कितना डिग्री घूमना है हमको, 90 डिग्री घूमना है, क्योंकि जो विद्युत धारा है वो वोल्टेज से कितना डिग्री आगे रहती है, 90 डिग्री आगे रहती है। कौन से सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर धारा आगे रहेगी, वोल्टेज कहाँ रहेगा,
आपका पीछे रहेगा। जबकि इंडक्टर के अंदर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज आगे रहता है और धारा क्या रहती है, पीछे रहती है। तो ये दोनों अंतर जरूर आपको याद रखना है कि किसके अंदर तो धारा आगे रहती है, किसके अंदर धारा क्या रहती है, पीछे। तो कैपेसिटर के अंदर तो धारा वोल्टेज से आगे रहती है, इंडक्टर के अंदर जो धारा होती है वो वोल्टेज से पीछे रहती है। जबकि प्रतिरोध के अंदर धारा और वोल्टेज दोनों सिर्फ एक ही दिशा के अंदर होते हैं। प्रतिरोध के अंदर धारा और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, एक ही दिशा के अंदर होते हैं। उसके अंदर ना तो वोल्टेज आगे रहता और ना ही करंट पीछे होती है। दोनों क्या होते हैं, उसके अंदर साथ साथ होते हैं। ये चीजें क्लियर होगी आपके। अब क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या करता है, एसी धारा प्रवाह में क्या करता है, अवरोध डालता है और उस अवरोध को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टर। कैपेसिटर द्वारा एसी धारा प्रवाह में प्रस्तुत अवरोध, क्या कैपेसिटर द्वारा एसी धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस समझ में आ गया। कैपेसिटर के द्वारा एसी धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाता है, आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, एक्सी से, इसे एक्सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे, एक्सी से। अब इसका फॉर्मूला आपको नोट करना है, एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ इंटू क्या होता है आपका सी होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। दूसरा, इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी बराबर लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो इस 2 पाई एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर ओमेगा लिख सकता हूं। तो एक्स सी बराबर दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, ओमेगा सी। तो ये क्या हो गया, आपका कैपेसिटर हो गया। क्या हो गया, कैपेसिटर। तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा प्रतिरोध, दूसरा हमने पढ़ा इंडक्टर, तीसरा हमने पढ़ा कैपेसिटर। प्रतिरोध के अंदर हमने देखा कि जो विद्युत धारा और जो वोल्टेज होता है वो दोनों समान फेज में होते हैं। विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। फिर हमने पढ़ा इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस क्या होता है, जो एसी धारा प्रवाह है, एसी धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है, विरोध। इंडक्टेंस क्या करता है, एसी धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है, विरोध। किससे लिखते हैं, एल से। मात्रा क्या होता है इंडक्टेंस का, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। फॉर्मूला याद रखना है, इंडक्टेंस एल बराबर क्या होता है, एन इंटू 5 क्या होता है, आई होता है। फिर देखा हमने इंडक्टेंस के अंदर, इंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो धारा और वोल्टेज होता है उसके बीच में कोण का मान कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है, आपकी पीछे रहती है। फिर हमने पढ़ा कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर सबसे पहले देखा कैपेसिटेंस क्या होती है, धारिता क्या होती है। तो कैपेसिटेंस क्या करता है, जो एसी के जो वोल्टेज है उस वोल्टेज में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है, विरोध। तो वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का जो विरोध करता है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को अपन किससे लिखते हैं, सी से। कैपेसिटेंस का मात्रा क्या होता है आपका, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड। ये चीज क्लियर होगी। फिर बात आता है कि जो शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होता है या शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट के अंदर धारा और जो वोल्टेज होता है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। लेकिन कैपेसिटर के अंदर क्या होती है, जो विद्युत धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है, आपकी
आगे रहती है। क्या रहती है? वोल्टेज से 90 डिग्री आगे। अब कैपेसिटर का जो प्रतिरोध होता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर क्या करता है? उसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उस प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है। उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को किससे लिखते हैं? XC से। XC बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई F इंटू C, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं XC बराबर क्या होता है? 1/ω/C होता है, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई F होता है। ये चीज समझ में आ गई? ऐसे कैसे जो इंडक्टर हमने पढ़ा था, इंडक्टर भी क्या करता है? उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसका क्या करता है? विरोध करता है या अवरोध डालता है। उसको हम बोलते हैं क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को अपन किससे लिखेंगे? XL से। और XL बराबर क्या होता है? 2 पाई F इंटू क्या होता है? आपका L होता है। ये तीन चीजें क्लियर हो गई आपके। तो आपके प्रतिरोध क्लियर हो गया, दूसरा आपका इंडक्टर क्लियर हो गया, तीसरा आपका कैपेसिटर क्लियर हो गया। क्या हो गया? कैपेसिटर। तो जो प्रतिरोध, जो इंडक्टर है, प्रतिरोध के अंदर जो क्या होता है? धारा के प्रवाह में जो विरोध डालता है उसको अपन किससे लिखते हैं? R से। इंडक्टर जो धारा के प्रवाह में विरोध डालता है उसको अपन लिखते हैं किससे? XL से। और कैपेसिटर जो धारा के प्रवाह में विरोध डालता है उसको अपन लिखते हैं किससे? XC से। तो देखिए, एक तो होता है अपन ने पढ़ा क्या? प्रतिरोध। क्या पढ़ा? एक तो हमने प्रतिरोध, दूसरा हमने क्या पढ़ा? इंडक्टर पढ़ा। क्या पढ़ा? इंडक्टर। तीसरा हमने क्या पढ़ा? कैपेसिटर पढ़ा। क्या पढ़ा? कैपेसिटर। तीन चीजें पढ़ी हमने। क्या पढ़ा? एक तो हमने, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे रेसिस्टेंस। क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस। इसको लिखेंगे क्या? इंडक्टर। क्या लिखेंगे? इंडक्टर। और इसको हम लिखेंगे क्या? कैपेसिटर। ये तीन चीजें पढ़ी। तो इन तीन चीजों के अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो आपके आगे आने वाली है, तो रेसिस्टेंस के अंदर क्या होता है? जिधर वोल्टेज होता है उधर ही क्या होती है? आपकी धारा। जिधर वोल्टेज होता है उधर ही क्या होती है? धारा। वोल्टेज और जो धारा है इसके बीच में जो कोण थीटा है उसका मान कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रतिरोध की। ये बात समझ में आ गई। दूसरा जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अंदर क्या होता है? जो धारा होती है इस वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है? आपकी पीछे रहती है। वोल्टेज यहां पर आएगा तो धारा कहां आएगी? पीछे। पीछे का मतलब लैगिंग होता है। लैगिंग के लिए अपन कौन सी दिशा में घूमते हैं? घड़ी की दिशा में। तो धारा इधर आएगी, वोल्टेज इधर आएगी। तो इसके अंदर वोल्टेज और धारा है, इसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तीसरा हमने पढ़ा कौन सा? आपका कैपेसिटर पढ़ा। कौन सा पढ़ा? कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के अंदर क्या होती है? जो धारा होती है इस वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है? आपके आगे रहती है। अब धारा यहां पर आएगी, वोल्टेज यहां पर आएगा, क्योंकि आगे का मतलब होता है लीडिंग, और लीडिंग के लिए हम घूमते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। यहां पर भी थीटा बराबर कितना डिग्री होता है? आपका 90 डिग्री होता है। लेकिन देखिए, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के अंदर वोल्टेज और धारा के बीच में कोण का मान तो 90 डिग्री है, लेकिन इंडक्टर के अंदर धारा वोल्टेज से पीछे रहती है, जबकि कैपेसिटर के अंदर धारा वोल्टेज से कहाँ रहती है? आगे। कैपेसिटर के अंदर तो धारा वोल्टेज से कहाँ रहती है? आगे। इंडक्टर के अंदर धारा वोल्टेज से कहाँ रहती है? पीछे। ये चीज क्लियर होगी। अब रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध को तो अपन किससे लिखते हैं? R से। इंडक्टर के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसको अपन किससे लिखते हैं? XL से। किससे लिखते हैं? XL से। और कैपेसिटर के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसको अपन लिखते हैं XC से। R का तो फॉर्मूला R है ही। XL बराबर क्या पढ़ा था अपन ने? XL बराबर होता है 2 पाई F इंटू क्या होता है? L होता है। XC बराबर क्या होता है? 1/2 पाई F इंटू क्या होता है? C होता है। होता है नहीं होता? ये है आपका इंडक्टर का प्रतिरोध, ये है कैपेसिटर का प्रतिरोध, और ये है किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध। तीन चीजें क्लियर हो गई। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। प्रतिरोध है, प्रतिरोध के अंदर जो वोल्टेज और धारा के बीच में कोण का मान कितना डिग्री? 0 डिग्री। जिधर वोल्टेज होगा उधर ही क्या होगी? धारा। इसका अगर अपन ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे तो जिधर वोल्टेज उधर ही क्या आएगी? धारा। इंडक्टर के अंदर वोल्टेज और जो धारा है इसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। इसमें वोल्टेज आगे रहता है, धारा कहाँ रहती है? पीछे रहती है। कितना डिग्री पीछे रहती है? 90 डिग्री। इंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है उसको अपन किससे लिखते हैं? XL से। XL बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई F इंटू क्या होता है? L होता है। तीसरा कैपेसिटर है।
कैपेसिटर के अंदर धारा और वोल्टेज के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर धारा वोल्टेज से क्या रहती है, आगे रहती है। और कैपेसिटर का जो प्रतिरोध होता है उसको अपन किससे लिखते हैं, एक्सी से, और इसका एक्सी बराबर क्या होता है, 1/2 पाई एफ इंटू क्या होता है, सी। देखिए इसका मात्रक क्या होगा आपका, ओम होगा। क्या होगा, ओम। इसका भी मात्रक क्या होगा आपका, ओम होगा। इसका भी मात्रक क्या होगा आपका, ओम। क्योंकि तीनों ही क्या है आपका प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तीन चीज समझ में आ गई। इसके बाद में एक छोटी सी परिभाषा आती है, उसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबाधा। और इंग्लिश में हम लिखते हैं इसको इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। तो देखिए प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा क्या है, प्रतिरोध के द्वारा, इंडक्टर के द्वारा और कैपेसिटर के द्वारा, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से जो एसी धारा प्रवाह में जो अवरोध डलेगा, उस अवरोध को अपन क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। तो इंडक्टर, कैपेसिटर और आपका क्या, प्रतिरोध के द्वारा एसी धारा प्रवाह में कुल अवरोध, एसी धारा प्रवाह में कुल अवरोध क्या कहलाता है आपका, प्रतिबाधा कहलाता है। देखिए अगर कोई प्रतिरोध एसी धारा प्रवाह में अवरोध डाल रहा है, तो वही कोई चालक पदार्थ एसी धारा प्रवाह में अवरोध डाल रहा है, तो वो तो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। कोई इंडक्टर एसी धारा प्रवाह में अवरोध डाल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कोई कैपेसिटर एसी धारा प्रवाह में अवरोध डाल रहा है, तो क्या कहलाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन ये प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों एक साथ मिलकर एसी धारा प्रवाह में जो अवरोध डालेंगे, उसको अपन बोलेंगे प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। प्रतिरोध के द्वारा, इंडक्टर के द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा, इन तीनों के द्वारा एसी धारा प्रवाह में जो कुल अवरोध होगा, उसी को अपन बोलेंगे क्या, प्रतिबाधा। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे अपन, प्रतिरोध, इंडक्टर तथा कैपेसिटर, कैपेसिटर द्वारा एसी धारा प्रवाह में उत्पन्न कुल अवरोध, एसी धारा प्रवाह में उत्पन्न कुल अवरोध, प्रतिबाधा, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, इंपीडेंस। प्रतिबाधा या इंपीडेंस कहलाती है। ठीक है, आगे बात आती है इंपीडेंस। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इंपीडेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इंपीडेंस को जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगला आपको इसी के अंदर याद रखना है, इसका मात्रक भी क्या होता है आपका, ओम होता है। क्या होता है, ओम। और ओम को अपन किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से। देखिए ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी अपन को क्या मिलेगा, प्रतिरोध ही मिलेगा। तो इन तीनों का जो टोटल है वही क्या कहलाता है, आपकी प्रतिबाधा। क्या कहलाती है, प्रतिबाधा। तो प्रतिरोध के द्वारा, प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा एसी धारा प्रवाह में उत्पन्न कुल अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को अपन किससे लिखते हैं, जेड से, और इसका मात्रक क्या होता है आपका, ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो ये चार चीजें क्लियर होगी आपके। इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, और प्रतिबाधा क्या होती है। अब अपन पढ़ेंगे इनके बारे में सर्किट। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा एक एक चीज के बारे में, भाई आर क्या है, एल क्या है और सी क्या है, और इनके बीच में कितने कितने डिग्री का कोण होता है, और इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या क्या होता है, ये चीजें पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे, आर को और एल है, इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर पढ़ेंगे। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी आर एल परिपथ, फिर पढ़ेंगे श्रेणी आरसी परिपथ, फिर पढ़ेंगे श्रेणी आरएलसी परिपथ। तो हमको तीन प्रकार के परिपथ पढ़ने हैं। कितने परिपथ पढ़ने हैं हमको, तीन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, श्रेणी आर एल परिपथ। किसकी बात करता हूं मैं, श्रेणी आरएल परिपथ, यानी कि सीरीज आरएल सर्किट। तो देखिए जो श्रेणी आरएल परिपथ है वो क्या होता है, और इससे अपन के जो एग्जाम्स है उसके अंदर क्वेश्चंस किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं।
बात कर रहे हैं कौन सी की अपन, श्रेणी आरएल परिपथ। तो यहाँ पर आर भी होगा और क्या भी होगा, एल भी होगा। अभी तक हमने देखा था या तो सिर्फ आर था या सिर्फ एल था या फिर क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, सी था। लेकिन अब हम दो दो के ग्रुप में लेंगे। तो यहाँ पर आप चित्र के अंदर देख पा रहे हो, ये तो क्या है आपका आर, ये क्या है आपका एल। अब इसका जो प्रतिरोध होगा उसको तो अपन किससे लिखेंगे, आर से, और जो इंडक्टर है, इंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है उसको अपन किससे लिखते हैं, एक्सएल से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब इस आर और एल है, इसके सिरों पर जब मैं क्या करूंगा, वी वोल्टेज की सप्लाई आरोपित करूंगा। क्या करूंगा, वी वोल्टेज की सप्लाई आरोपित करूंगा, तो इसके अंदर कुछ धारा प्रवाहित होगी और उस प्रवाहित होने वाली धारा को अपन लिख लेते हैं किससे, आई से। जैसे ही इस प्रतिरोध के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो इस प्रतिरोध के सिरों पर क्या पैदा होगा, विभवांतर पैदा होगा, और उस विभवांतर को मैंने लिखा किससे, वी आर से। ऐसे कैसे, इस इंडक्टर के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा उसको मैंने लिखा किससे, वी एल से। किससे लिखा, वी एल से। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपका। यहाँ पर आर क्या है, किसी भी सर्किट का क्या है, प्रतिरोध है। एक्सएल क्या है, किसी भी सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। आई बराबर क्या है, परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा है। वी बराबर क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। वी आर क्या चीज है, इस प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर है। ऐसे कैसे, वी एल बराबर क्या है, इंडक्टर के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर। ये सारी चीजें क्लियर है आपका चित्र के अंदर। चित्र के अंदर जो भी चीज मैंने लिखी है वो सारी चीजें समझ में आ गई आपके। अब बात करते हैं कि जो आपका ये जो श्रेणी आरएल परिपथ है, इस श्रेणी आरएल परिपथ के अंदर जो सप्लाई वोल्टेज है, इस सप्लाई वोल्टेज और ये जो धारा है, इसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होगा और इस सप्लाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, ये आर और एक्सएल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। आर और एक्सएल एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम के अंदर किसका मान समान होता है, विद्युत धारा का। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान क्या रहता है, समान। यानी कि जितनी धारा आर के अंदर प्रवाहित होगी उतनी की उतनी ही धारा किस में प्रवाहित होगी, एक्सएल में। क्योंकि देखिए यहां से कितनी धारा जा रही है, आई, तो इस आर के अंदर भी कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई प्रवाहित होगी। यहां से आई धारा जा रही है तो इस एक्सएल के अंदर भी कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई। तो जो आर और एक्सएल है, इन दोनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहेगा, समान। क्योंकि कोई सा भी सीरीज हो, यदि कोई सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज कनेक्शन के अंदर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहता है, समान। तो यहाँ पर दोनों के अंदर धारा का मान समान है, तो मैं क्या करता हूं, इस विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा को मैं क्या ले लेता हूं, रेफरेंस ले जाता हूं। देखिए एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन। अब आर और एक्सएल दोनों के अंदर धारा का मान समान है, तो मैंने यहां पर क्या ले ली, विद्युत धारा ले ली। ये क्या लिख ली, आई। आई क्यों ली, ये चीज समझ में आ गई। आई मैंने इसलिए लिया क्योंकि आई का मान इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है, इसी से हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये जो वी आर है, इस वी आर की दिशा यहां से किस दिशा में होगी, वी आर की दिशा कहां पर होगी और वी एल की दिशा इस आई के साथ कैसे होगी। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है आपका प्रतिरोध, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब प्रतिरोध के अंदर क्या होता है, धारा और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, एक ही दिशा में होती है। जिधर धारा होती है उधर ही क्या होता है आपका वोल्टेज, किसके अंदर होता है, ये प्रतिरोध। तो देखिए वी आर क्या है, इस प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला है क्या है, विभवांतर। तो जिधर ये धारा होगी उसी दिशा में क्या होगा आपका, वी आर होगा। तो बताइए वी आर की अगर मैं दिशा इस दिशा में लिख दूं तो कोई गलत थोड़ी है, क्योंकि ये प्रतिरोध है। और हमने पढ़ा था प्रतिरोध के अंदर क्या होता है, धारा और वोल्टेज है, उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। यानी कि जिधर वोल्टेज उधर ही धारा, या फिर जिधर धारा उधर ही क्या होगा आपका वोल्टेज होगा। ये चीज क्लियर है। अब देखिए दूसरा, ये क्या है आपका इंडक्टर है, क्या है इंडक्टर। और इंडक्टर के अंदर भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, इंडक्टर के अंदर क्या होती है, धारा और जो वोल्टेज होता है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इंडक्टर के अंदर धारा और वोल्टेज के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये जो इंडक्टर है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंडक्टर। तो इंडक्टर के अंदर धारा और वोल्टेज के बीच में जो कोण है उसका मान कितना डिग्री होता है आपका, 90 डिग्री होता है। दूसरा बात, अब धारा और वोल्टेज के बीच में कोण का मान तो 90 डिग्री है, लेकिन इन दोनों में से कौन आगे होता है, कौन पीछे रहता है। तो इंडक्टर के अंदर मैंने अभी बताया था आपको, इंडक्टर के अंदर जो विद्युत धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री कहां रहती है, पीछे रहती है।
इंडक्टर के अंदर क्या होती है, जो आई है वो V से क्या रहती है, 90 डिग्री क्या रहती है आपकी, पीछे रहती है। आई पीछे रहेगी, V क्या रहेगा आपका, आगे रहेगा। क्या रहेगा, आगे। तो आगे रहने के लिए कोई भी चीज आगे मतलब लीडिंग राशि होती है, और लीडिंग राशि के लिए हम अपन कौन सी दिशा में घूमते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखिए आई को पीछे रखना है, V को कहाँ रखना है, आगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंडक्टर। तो इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होगा उसको मैं किससे लिखूंगा, VL से। तो इंडक्टर के अंदर जो धारा आई है वो VL से 90 डिग्री कहाँ रहेगी, पीछे। तो देखिए अगर ये विद्युत धारा है तो वोल्टेज कहां बनाना पड़ेगा, मेरे को इधर बनाना पड़ेगा, तभी जाके तो विद्युत धारा इस वोल्टेज से 90 डिग्री कहां रहेगी, आपके पीछे रहेगी। तो ये जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज क्या होगा आपका, VL। क्योंकि VL और ये जो विद्युत धारा है इसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा आई है, इस VL से 90 डिग्री कहाँ रहनी चाहिए, पीछे। तो देखिए आई ये VL है, इससे पीछे के लिए अपन कौन सी दिशा में घूमेंगे, घड़ी की दिशा में। कितना डिग्री घूमेंगे, 90 डिग्री। तो जैसे मैं घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमूंगा तो ये आई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये जो लाइन मैंने खींची है वो समझ में आ गया। इंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो इस धारा से 90 डिग्री क्या रहता है, आगे, ऐसे बोल सकते हो। या फिर जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है, आपकी पीछे रहती है। तो मैंने यहाँ पर VR लिखा, यहाँ पर VL लिखा, ये दोनों चीजें क्लियर समझ में आ गई आपके। अब देखिए इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से क्या कर दो, आप मिला दो। तो इस पॉइंट को आप जब इस पॉइंट से मिलाओगे तो आपको ये जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज होगा आपका, टोटल वोल्टेज कितना होगा आपका, V होगा। कितना होगा, V। कितना होगा, V। और हम जानते हैं कि जब इंडक्टर है या शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के अंदर जो धारा और जो वोल्टेज है इसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, L के अंदर। जबकि R के अंदर क्या होता है, इस वोल्टेज और जो धारा है इसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। अब देखिए इस सर्किट के अंदर R भी है और इस सर्किट के अंदर L भी है, तो न तो धारा 0 डिग्री होगी और ना ही 90 डिग्री होगी। यानी कि जो वोल्टेज और जो धारा है इसके बीच में जो कोण है उसका कोण का मान कितना डिग्री मान लेते हैं अपन, थीटा। क्योंकि अगर शुद्ध इंडक्टर होता तब तो वोल्टेज और धारा है इसके बीच में कोण का मान कितने डिग्री होता, 90 डिग्री। शुद्ध प्रतिरोध होता तो जिधर वोल्टेज होता उधर ही क्या होती, आपकी धारा होती। तो ना तो शुद्ध प्रतिरोध है ना ही शुद्ध इंडक्टर है, दोनों आपस में मिल रहे हैं। दोनों आपस में मिल रहे हैं तो इसमें जो कोण का मान होगा तो वो 0 डिग्री से तो ज्यादा होगा, 90 डिग्री से क्या होगा आपका, कम होगा। तो देखिए ये तो V है, ये तो सप्लाई वोल्टेज है, ये प्रवाहित होने वाली धारा है। तो सप्लाई वोल्टेज और धारा के बीच का कोण का मान कितना डिग्री हो गया आपका, थीटा। तो ये एक तरह से क्या बन गया आपका, समकोण त्रिभुज बन गया। ये कोण कितने डिग्री का होगा आपका, 90 डिग्री का होगा। थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, आपकी लंब कहलाती है। ठीक है, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। जब ये लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, आपकी कर्ण कहलाती है। तो जो तीसरी भुजा बच गई वो क्या हो गया आपका, आधार। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कैसे लिखोगे आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, आधार का स्क्वायर प्लस के अंदर होगा क्या, लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण की जगह क्या है यहाँ पर, V स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूं V स्क्वायर बराबर आधार की जगह कितना है यहाँ पर, VR है, VR का स्क्वायर प्लस लंब की जगह कितना है यहाँ पर, VL है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, VL का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। अगर इस संख्या के ऊपर से मैं वर्ग को हटा दूं, अगर मैं यहां से सिर्फ V का मान निकालना चाहूं तो इस पूरी संख्या के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट आ जाएगा। तो आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर आ चुका है कि जो सप्लाई वोल्टेज V है उसका मान प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज है उसका वर्ग प्लस इंडक्टर के सिरों पर जो वोल्टेज है उसका वर्ग, और उनका अंडर रूट के क्या होता है आपका, बराबर होता है। यानी कि V बराबर होता है अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस के VL स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर आपकी एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा, अगर आपको यहाँ पर किसका मान दे देगा,
वी आर का मान दे देगा, वी एल का मान दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना होगा। तो टोटल सप्लाई वोल्टेज निकालने के लिए वी आर का वर्ग करके और वी एल के वर्ग करके दोनों को जोड़कर फिर उसका क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या मिलेगा, टोटल सप्लाई वोल्टेज। अभी थोड़ी देर बाद में आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो पहला फॉर्मूला समझ में आ गया आपका, V बराबर होता है अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये त्रिभुज बनाना जिसके समझ में आ गया उसको ये फॉर्मूले बनाने में कहीं समस्या नहीं आएगी। सबसे पहली बात यही है, आपको ये चीज बनानी समझ में आनी चाहिए। तो इसको बनाने के लिए कोई ज्यादा टफ वाली चीज नहीं है। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि किसी भी एक चीज को आपको रेफरेंस बनाना है। रेफरेंस ऐसी चीज बनाओ जिसका मान दोनों के अंदर क्या रहे, समान। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आर और एल है वो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं। श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान क्या रहता है, समान। तो हम क्या करेंगे, इस धारा को क्या मान लिया हमने, आधार मान लिया। धारा को क्या मान लिया हमने, रेफरेंस मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। फिर आप देखो ये क्या है, वी आर। वी आर क्या है, इस प्रतिरोध के सिरों पर क्या है, वोल्टेज। और प्रतिरोध के अंदर हम जानते हैं कि धारा और जो वोल्टेज है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। तो प्रतिरोध के अंदर तो जिधर धारा होगी उधर ही क्या होगा आपका वोल्टेज होगा, उधर ही क्या होगा आपका वोल्टेज। फिर ये क्या है आपका इंडक्टर है। इंडक्टर के अंदर थोड़ी देर मैंने पढ़ाया था कि धारा और वोल्टेज है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। दूसरा, इंडक्टर के अंदर जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री कहाँ रहती है, पीछे रहती है। और मैंने आपको बता रखा है पीछे का मतलब होता है लैग और आगे का मतलब होता है लीड। आगे का मतलब क्या होता है, लीड। लीड के लिए हम राशि लेते हैं कौन सा, प्लस चिन्ह। लैग के लिए कौन सा चिन्ह लेते हैं, माइनस। लैग के लिए हम घूमते हैं किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। कौन सी दिशा हम घूमते हैं लैग के लिए, घड़ी की दिशा में। और लीड के लिए हम घूमते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में घूमते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो धारा वोल्टेज से क्या है, लैग है। धारा वोल्टेज से लैग कर रही है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं वोल्टेज है वो धारा से क्या करेगा, लीड करेगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वी एल वोल्टेज वो यहाँ पर आएगा, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वी एल है उससे ये दो धारा है वो क्या कर रही है, आपकी लैग कर रही है। क्योंकि क्या है, ये इंडक्टर के अंदर ये जो विद्युत धारा है इस वोल्टेज से 90 डिग्री कहाँ रहती है, आपकी पीछे होती है, पश्चगामी होती है। और पीछे का मतलब ये राशि यहाँ पर आएगी, वी एल यहाँ पर आएगा। कितना चीज समझ में आएगा। इसको बना दो, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो जो कर्ण स्क्वायर है यानी कि वी स्क्वायर, कर्ण की जगह क्या है आपका वी, तो वी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार की जगह क्या है आपका वी आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि वी एल का स्क्वायर। यहाँ से वी का फॉर्मूला निकालोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा, वी बराबर होता है अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एल प्लस वी सी का स्क्वायर। तो ये चीज अब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब अपन को निकालना है किसका फॉर्मूला, प्रतिबाधा का। तो देखिए वी आर बराबर क्या होगा, आई इंटू क्या होगा आपका आर। ये जो वी आर है इस प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज है विभवांतर है उसका मान इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और इसका प्रतिरोध इसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर। क्योंकि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। ऐसे बताइए वी एल बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू एक्सएल। वी एल बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू एक्सएल। ऐसे हो जाएगा वी एल बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, एक्सएल। ऐसे कैसे, टोटल जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई वोल्टेज V बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट इंटू टोटल प्रतिरोध। और टोटल प्रतिरोध को भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, किससे लिखते हैं अपन, जेड से। जेड क्या होती है आपकी प्रतिबाधा। तो देखिए V बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बराबर क्या हो जाएगा आपका I इंटू क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले तो आप निकाल सकते हो आसानी से। वी आर बराबर क्या है, आई इंटू आर। वी एल बराबर क्या है, आई इंटू एक्सएल। और वी बराबर क्या है, आई इंटू जेड। अब तीनों के अंदर आई तो क्या है आपका कॉमन। तो देखिए जिधर वी आर होगा, जिधर वी आर की दिशा होगी उधर ही किसकी दिशा होगी, आर की दिशा होगी। जिधर वी एल की दिशा होगी, जिधर किसकी दिशा होगी, वी एल की दिशा, उसी दिशा में कौन होगा आपका एक्सएल होगा। कौन होगा, एक्सएल। और जिधर वी होगा, जिधर क्या होगा वी, उस दिशा में क्या होगा आपका जेड होगा। तो इस त्रिभुज वाले फॉर्मूले के अंदर चल जाओ। देखिए ये तो क्या हो गया आपका आई,
क्या हो गया I। अब मैंने क्या बोला, जिधर वी आर की दिशा होगी उधर किसकी दिशा होगी, आर की। तो देखिए वी आर की दिशा इसी लाइन पर है ना, इसी दिशा में वी आर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, क्योंकि जिधर वी आर होगा उसी दिशा में क्या होगा आर। फिर दूसरा मैंने लिखा जिधर वी एल है उसी दिशा में क्या होगा एक्सएल। तो वी एल इससे जस्ट 90 डिग्री पर है ना, इधर क्या है आपका वी एल है। अब जिधर वी एल होगा उधर ही क्या होगा आपका एक्सएल होगा, क्या होगा एक्सएल। और जिधर वी होगा, जिधर क्या होगा आपका V होगा उधर क्या होगा आपका Z होगा, क्या होगा Z। ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा आपका थीटा। अब यहाँ पर भी कौन सी प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह कितना है यहाँ पर Z, तो मैं इसे लिख सकता हूँ Z का स्क्वायर बराबर आधार की जगह क्या आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस लंब की जगह क्या आ जाएगा XL का स्क्वायर। तो यहां से आ गया आपका Z बराबर फॉर्मूला आ गया आपका क्या, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के XL का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। ये दो फॉर्मूले तो आपको 100% याद होना चाहिए कि जो श्रेणी आरएल परिपथ होता है उसके अंदर टोटल सप्लाई वोल्टेज वी आर बराबर होता है अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस के वी एल का स्क्वायर। ऐसे कैसे श्रेणी आरएल परिपथ के अंदर जो प्रतिबाधा जेड है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल का स्क्वायर। ये दोनों सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो एक सूत्र तो आपको ये याद रखना है इंपॉर्टेंट, दूसरा सूत्र आपको ये याद रखना है। ये हो गया आपका कौन सा, श्रेणी आरएल परिपथ। इसके अंदर ये डायग्राम मैंने कैसे बनाए आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है इतना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं ठीक है। इसके बाद में अगला सर्किट आता है अपना कौन सा, श्रेणी आरसी परिपथ। कौन सा आता है, श्रेणी आरसी परिपथ। अब आरसी परिपथ के अंदर क्या हो जाएगा, ये तो आर है ही, इसके साथ एल की जगह क्या जुड़ जाएगा, अब आपका सी जुड़ जाएगा। ये तो है आर, और कैपेसिटर के प्रतिरोध को अपन किससे लिखते हैं, एक्स सी से। अब ये जो श्रेणी आरसी परिपथ है इसके सिरों पर जब अपन क्या करेंगे, वी वोल्टेज की सप्लाई क्या करेंगे, आरोपित करेंगे, तो इसके अंदर कुछ धारा प्रवाहित होगी। उस धारा को मैंने लिखा किससे, आई से। किससे लिखा, आई से। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। जितनी धारा प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होगी उतनी ही धारा किसके अंदर प्रवाहित होगी, कैपेसिटर। और जब किसी भी प्रतिरोध के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों पर क्या पैदा होता है, विभवांतर पैदा होता है। और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर पैदा हो रहा है उसको मैंने लिखा किससे, वी आर से। ऐसे ही इस कैपेसिटर के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा उसको मैं लिखूंगा किससे, वीसी से। किससे लिखूंगा, वीसी से। अब वही पहला वाला नियम काम में लेना है, इन दोनों के अंदर जो चीज कॉमन है उसको क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। तो दोनों के अंदर धारा का मान क्या है, समान। तो मैं धारा को इस दिशा के अंदर क्या कर लेता हूं, आपकी मान लेता हूं। अब विद्युत धारा को ही क्यों खींच रहे, क्योंकि दोनों के अंदर धारा का मान क्या है, समान। अब बात करेंगे किसके अंदर, प्रतिरोध के अंदर। तो प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज पैदा होगा उसकी दिशा धारा की दिशा में ही होती है, क्योंकि प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोण है उसका मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। तो जिधर धारा होगी उधर ही क्या होगा, आपका वोल्टेज होगा। तो वी आर की दिशा तो क्या होगी, आपकी आई की दिशा में ही होगी। जिधर आई होगा उधर ही क्या होगा, आपका वी आर होगा। ये चीज क्लियर हो गई आपके। अब बात करते हैं किसके बारे में, वीसी के बारे में। वीसी क्या है, कैपेसिटर के सिरों पर पैदा होने वाला वोल्टेज है। और कैपेसिटर के अंदर, जब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर धारा और वोल्टेज है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। पहली बात तो समझ में आई, कैपेसिटर के अंदर धारा और वोल्टेज के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। दूसरी चीज क्या होती है,
कैपेसिटर के अंदर जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है, आगे रहती है। धारा लीड करती है वोल्टेज से कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो धारा आगे रहेगा, वोल्टेज कहाँ रहेगा, आपके पीछे रहेगा। तो वोल्टेज को मेरे को पीछे बनाना है, तो पीछे के लिए मतलब कौन सा, पश्चगामी, लैगिंग। और लैगिंग राशि बनाने के लिए अपन कौन सी दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा वो कौन सी दिशा में बनेगा, आपका नीचे की तरफ बनेगा। क्योंकि नीचे की तरफ क्यों बनेगा, क्योंकि लैगिंग राशि बनाने के लिए अपन को कौन सी दिशा में घूमना पड़ेगा, घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा में कितना डिग्री घूमना पड़ेगा मेरे को, 90 डिग्री। तो ये हो गया VC। ये देखिए धारा वोल्टेज से कितना डिग्री आगे है आपका, 90 डिग्री आगे। आगे है या नहीं है, दोनों चीज क्लियर हो गई। अब इसको इसके साथ आप क्या कर दो, मिला दो। तो इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा आपका टोटल सप्लाई वोल्टेज। और टोटल सप्लाई वोल्टेज को अपन किससे लिखेंगे, V से। अब देखिए ये कोण तो कितने डिग्री का हो गया आपका, 90 डिग्री का। और इसके सामने का ये तो है सप्लाई वोल्टेज, ये है धारा। वोल्टेज और धारा है, इसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होगा, थीटा डिग्री। क्योंकि 0 से तो ज्यादा होगा, 90 से क्या होगा, कम। अब थीटा के सामने की भुजा ये तो क्या होगी आपकी लंब, ये क्या हो गया आपका कर्ण, ये क्या हो गया आपका आधार। वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह क्या है आपके पास, V है, तो क्या हो जाएगा V का स्क्वायर। आधार की जगह क्या है आपका VR, यानी कि VR का स्क्वायर प्लस लंब की जगह क्या है आपका VC है, तो क्या हो जाएगा VC का स्क्वायर। तो यहां से अगर मेरे को V का मान निकालना है तो V बराबर हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस के VC का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो जो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो आपका ये बन जाता है कि कैपेसिटर के अंदर जो सप्लाई वोल्टेज है उसका सूत्र क्या होता है। तो कैपेसिटर के अंदर सप्लाई वोल्टेज V बराबर होता है अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस के क्या होता है, VC का स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब क्या होता है, जिधर VR वोल्टेज होता है उसी दिशा में क्या होता है आपका R होता है, उसी दिशा में क्या होता है R। जिधर VC होगा उसी दिशा में क्या होगा आपका XC होगा, क्या होगा XC। और जिधर V होगा उसी दिशा में क्या होगा आपका Z होगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, यहाँ पर क्या हो गया R। जिधर VR उसकी दिशा में कौन होगा, R होगा। जिधर VC उसकी दिशा में कौन होगा आपका XC। जिधर V उसकी दिशा में कौन होगा आपका Z। यही कोण बन गया थीटा, ये कोण बन गया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो वही इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका Z स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार यानी कि R का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि XC का स्क्वायर। तो यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा आपका Z बराबर फॉर्मूला बन गया अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस के हो गया XC का स्क्वायर। तो इसके अंदर भी आपको ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए कि जब श्रेणी RC परिपथ है उसके अंदर टोटल सप्लाई वोल्टेज V बराबर होता है अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस के VC का स्क्वायर। ऐसे कैसे प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस के क्या होता है XC का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कौन सा, श्रेणी RC परिपथ। अब एक सर्किट और बचा है आपका, वो है श्रेणी RLC परिपथ। तीसरा कौन सा है आपका, श्रेणी RLC। तीनों आ गए इसमें, श्रेणी RLC परिपथ। तो देखिए श्रेणी RLC परिपथ क्या चीज है, तीनों आ जाएंगे इसके अंदर। ये तो हो गया आपका R, ये हो गया आपका L, और ये हो गया आपका क्या C। तीनों आ गए। अब देखिए इसका प्रतिरोध को तो किससे लिखेंगे, R से। इसके प्रतिरोध को किससे लिखेंगे, XL से। इसके प्रतिरोध को किससे लिखेंगे, XC से। जब इन तीनों के सिरों पर अपन क्या करेंगे, V वोल्टेज की सप्लाई आरोपित करेंगे, तो जैसे ही इन तीनों के सिरों पर V वोल्टेज की सप्लाई आरोपित करेंगे तो इसके अंदर कुछ धारा प्रवाहित होगी, और उस प्रवाहित होने वाली धारा को मैं क्या मान लेता हूं, I मान लेता हूं।
अब जैसे ही इस प्रतिरोध के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो इसके प्रतिरोध के सिरों पर कुछ विभवांतर पैदा होगा, उसको अपन लिखेंगे किससे, वी आर से। ऐसे कैसे इस इंडक्टर के सिरों पर भी कुछ विभवांतर पैदा होगा, उसको अपन लिखेंगे वी एल से। और ऐसे ही इस कैपेसिटर के सिरों पर भी कुछ विभवांतर पैदा होगा, उसको अपन लिखेंगे किससे, वी सी से। तो वी आर क्या हो गया, इस प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर। वी एल क्या हो गया, इस इंडक्टर के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर। वी सी क्या हो गया, इस कैपेसिटर के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर। विभवांतर कब पैदा होगा, जब तीनों के अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा। तो देखिए आर, एक्सएल और एक्ससी ये तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या रहता है, समान। तो जितनी धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी उतनी की उतनी धारा इसमें प्रवाहित होगी, उतनी ही धारा इसमें प्रवाहित होगी। यानी कि तीनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहेगा, समान। जब तीनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान है तो मैं विद्युत धारा को क्या मान लेता हूं, आपका रेफरेंस मान लेता हूं। ये क्या मान लेता हूं मैं, आई। ये किसकी दिशा मान लेता हूं मैं, आई की दिशा मान लेता हूं। क्यों माना, क्योंकि तीनों के अंदर धारा का मान क्या है, समान। ग्राफ बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है मेरे को, वी आर बनाना है। वी आर क्या है, इस प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला क्या है, विभवांतर। और प्रतिरोध के अंदर हम जानते हैं कि सप्लाई वोल्टेज और जो धारा है, वोल्टेज और धारा के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। तो जिधर धारा होगा उधर ही क्या होगा, आपका वोल्टेज। तो ये तो किसकी दिशा हो जाएगी, आपके वी आर की दिशा हो जाएगी। किसकी दिशा हो जाएगी, वी आर। अगला कौन है आपका, वी एल है, यानी कि इंडक्टर के। इंडक्टर के अंदर हमने देखा था धारा और जो वोल्टेज है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90। दूसरा क्या देखा था, इंडक्टर के अंदर जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री कहाँ रहती है, पीछे। इंडक्टर के अंदर धारा पीछे रहती है, वोल्टेज कहाँ रहता है, आगे। और आगे वाली जो राशि है उसको बनाने के लिए हम कौन सी दिशा में घूमते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे, मतलब कौन सी दिशा में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है, उस इंडक्टर के वोल्टेज को बनाने के लिए जो लाइन खींची जाएगी वो कौन सी दिशा में खींची जाएगी, आपके ऊपर की दिशा में खींची जाएगी। और ये वोल्टेज हो जाएगा कौन सा, आपका वी एल। क्योंकि इंडक्टर के अंदर धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। तो धारा पीछे है तो वोल्टेज कहाँ रहेगा, आगे रहेगा। तो देखिए मैंने वोल्टेज को क्या बना दिया, आगे। तीसरा क्या है आपका, वीसी है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर के अंदर भी क्या होता है, धारा और जो वोल्टेज है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। दूसरा, कैपेसिटर के अंदर जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। तो बताइए धारा यदि आगे है तो वोल्टेज कहाँ रहेगा, आपका पीछे रहेगा। भाई धारा 90 डिग्री आगे है, धारा आगे रहेगी तो वोल्टेज कहाँ रहेगा, पीछे। और पीछे का मतलब क्या होता है, लैगिंग होता है, पश्चगामी होता है। और जब हम लैगिंग राशि खींचते हैं तो अपन कौन सी दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो लैगिंग बनाना है तो लैगिंग के लिए घड़ी की दिशा में कितना डिग्री घूमेंगे अपन, 90 डिग्री। तो नीचे की तरफ जो वोल्टेज आएगा वो कौन सा वोल्टेज आएगा, आपका वीसी वोल्टेज आएगा। बताओ ये तीनों मैंने मान रखे, तीनों समझ में आ गया। प्रतिरोध के अंदर तो जिधर धारा उधर ही वोल्टेज। इंडक्टर के अंदर वोल्टेज आगे रहेगा, धारा कहाँ रहेगी, पीछे। ये किसका हो गया, इंडक्टर। कैपेसिटर के अंदर धारा आगे रहेगा, वोल्टेज कहाँ रहेगा, आपका पीछे रहेगा, सीधा सा है। अब देखिए अगर ये इंडक्टर का वोल्टेज है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है, अगर मैं इस कैपेसिटर के वोल्टेज को ऊपर की तरफ ले जाऊं, इन दोनों का परिणामी वोल्टेज निकालना चाहूं तो परिणामी वोल्टेज कितना आ जाएगा आपका, वी एल माइनस क्या हो जाएगा, वीसी। वी एल माइनस वीसी कब करेंगे, जब इंडक्टर के सिरों पर जो वोल्टेज है उसका मान कैपेसिटर के सिरों पर जो वोल्टेज है उससे ज्यादा होगा। जब इंडक्टर के सिरों पर वोल्टेज का मान कैपेसिटर के सिरों पर वोल्टेज के मान से ज्यादा होगा तो हम करेंगे वी एल माइनस वीसी। लेकिन यदि उल्टा हो जाता है, यदि कैपेसिटर के सिरों पर वोल्टेज है वो इंडक्टर के सिरों के वोल्टेज से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर Vc माइनस क्या करेंगे, VL। यानी कि हमेशा ज्यादा में से कम वाली संख्या को क्या करते हैं, अपन घटाते हैं। तो मैं इसे इससे ऊपर ले जाता हूं, तो मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट बन जाता है आपका, जैसे इधर क्या मान लेता हूं मैं, VL है। तो ये जो वाला पॉइंट बनेगा ये बन जाएगा आपका VL माइनस क्या बन जाएगा आपका VC। यानी कि VL का मान ज्यादा था, VC का मान कम था। जैसे मैं बोल सकता हूं कि ये जो VL है इसका मान मान लो कितना है, 50 वोल्ट है।
VC का मान मान लो कितना है, 20 वोल्ट है। कितना है, 20 वोल्ट। अब मैं VL माइनस VC करूंगा तो कितना आएगा आपका, 30 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 30 वोल्ट। अब 30 वोल्ट प्लस का आएगा माइनस में, देखो ये प्लस में, ये किस में, माइनस में। ऊपर वाली संख्या किस में होती है, प्लस में। नीचे वाली संख्या किस में होती है, माइनस में। इसको मैंने माना 50 के प्लस, इसको मैंने माना माइनस के 20। कितना माना, माइनस के 20। अब दोनों को अपन घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 30 आएगा। अब प्लस का 30 बताओ नीचे की लाइन पे आएगा कि ऊपर की लाइन पे, ये हुआ 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, तो ये 30 वाली लाइन आ गई ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, VL माइनस VC हो जाएगा, क्योंकि VL माइनस VC का अभी मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कितना है यहाँ पर, 30। तो 30 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। 50 में से इस 20 को घटाया तो कितना बचा, 30। अब जो 30 वाली लाइन आएगी वो यही तो आएगी, तो ये वाली लाइन क्या होगी आपकी, VL माइनस क्या होगी, VC। फिर इस लाइन को आप यहाँ से मिला दो तो ये जो लाइन हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आपकी, V हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, V। ये चीज समझ में आ गया आपके। अब इसमें वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये भुजा कौन सी होगी आपकी, लंब। ये कौन सी होगी आपकी, कर्ण। ये कौन सी हो जाएगी आपकी, आधार। कौन सी हो जाएगी, आधार। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि V का स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि VR का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि VL माइनस VC का स्क्वायर। यहां पर हम माइनस न लगा के कुछ इस प्रकार से लगाते हैं, तिरछा वाला चिन्ह। अब ये तिरछा वाला चिन्ह का मतलब क्या है, हमेशा जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी वाले को घटाएंगे। अगर VL का मान ज्यादा है, VC का मान कम है, तब तो लिखेंगे VL माइनस VC। अगर VC का मान ज्यादा हो जाता है, VL का मान कम हो जाता है, तो लिखेंगे VC माइनस VL। ये चीज समझ में आई। हमेशा ज्यादा में से किसको घटाना है, कम को। तो यहां से अगर V लिखूंगा तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा VR का स्क्वायर प्लस हो जाएगा VL माइनस क्या हो जाएगा आपका, VC का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आ गया समझ में। अब दूसरा वाला जो डायग्राम बनाएंगे वो इसी से बनता है। दूसरा डायग्राम जिधर आपका क्या है, VR है, जिधर क्या है VR, उधर तो क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा। जिधर VL माइनस VC है, जिधर VL है उधर क्या हो जाएगा आपका XL। जिधर VC है उधर क्या हो जाएगा आपका XC। जिधर V है उधर क्या हो जाएगा आपका Z हो जाएगा। थोड़ी देर पहले समझाया था। अब XL का मान यदि ज्यादा है और XC का मान यदि क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बच जाएगा ये क्या बच जाएगा, XL माइनस क्या बच जाएगा आपका XC। वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, Z स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ क्या, VR का स्क्वायर प्लस के XL माइनस XC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा Z बराबर अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस के XL लगभग XC का स्क्वायर माइनस है। ये हमेशा ज्यादा में से किसको घटाएंगे, कम से। देखिए ये जो फॉर्मूला है आपकी एग्जाम्स के अंदर कई बार डायरेक्ट भी पूछा गया है और इस फॉर्मूले पर कई बार आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी आए। तो ये जो तीनों सर्किट है, हमने पढ़ा RL सर्किट, हमने पढ़ा RC सर्किट, हमने पढ़ा RLC सर्किट। इन तीनों सर्किटों के अंदर एक तो सप्लाई वोल्टेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा आपको जो प्रतिबाधा Z है, इंपीडेंस है, उस इंपीडेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये तीनों सर्किट आपके क्या हो चुके हैं, आपके कंप्लीट हो चुके हैं।